हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो ये वीडियो है जो हमारी रहेगी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे रहेगी, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपके आंसर्स भी रहेंगे, उन्हें मैं सोल्व करवाऊंगी आप लोगों को जो है 3 से 4 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे आपको 3 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो 3 वीडियो में लगभग हम 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पर वीडियो हम 30 क्वेश्चन लगभग कवर कर लेंगे, ओके। तो 3 वीडियो को हम जो है सब्जेक्टिव अपने करेंगे। उसके बाद हमारे जो सोसाइटल इम्पैक्ट पे जो है एमसीक्यूज रहते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स पे एमसीक्यूज रहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि कल ही प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट 3 डेज में कंप्लीट जो है थर्सडे तक जितना आपका सिलेबस होना होगा मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। थर्सडे के बाद मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को बेस्ट विशेस देने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से। आई होप तैयारी आप लोग कर भी रहे होगे। और पीडीएफ है जो, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को अभी नहीं मिलेगी। इस पीडीएफ में लगभग आपके 100 क्वेश्चन है। तो ये पीडीएफ मैं आपको जब हमारे तीनों क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको थर्सडे को इवनिंग में जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होंगी मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। और जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये आज ही पीडीएफ दे दूंगी, आपके ऐप पे जो है ये अपलोड हो जाएगी, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और भी जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो अगर चाहते हैं कि उन्हें ये चाहिए कि उन्हें मॉक जो है टेस्ट करने हैं, उन्हें अपने आप को अपडेट करना है, देखना है कि किस तरीके के पेपर आ सकते हैं, किस तरीके का एग्ज़ाम में हम कैसे फील करेंगे एग्ज़ाम में बैठ करके, तो वो लोग भी जो है ऑफ़र को अवेल कर सकते हो। अभी हमारी टेस्ट सीरीज़ पे ऑफ़र है ईएमआरएस की टेस्ट सीरीज़ पे, और ईएमआरएस केवीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी जा करके वेबसाइट पे जो है टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। आप डाउनलोड करना CS प्रेप बाइट्स ऐप, वहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जो है टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। एमसीक्यूज़ भी हैं वहाँ पे, आपको हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और फुल मॉक भी मिलेंगे, और साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपके रहेंगे सीबीएसई पैटर्न पे रहेंगे, ठीक है। कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, कुछ एक क्या बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, सीबीएसई के पैटर्न के क्वेश्चन भी हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेटवर्किंग का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ये कंपनी है, ठीक है, इसने नोएडा में अपना ऑफिस सेटअप किया है। देन इसने वहाँ पे जो है इसके 4 डिपार्टमेंट्स है, एडमिन, HR, देव, टेस्टिंग, ठीक है। और नोएडा में इनका कैंपस है, और साथ में इनका बेंगलुरु में भी क्या है, एक सेल ऑफिस है। ये जो है ऑफिस इज एडमिन टू HR 25 मीटर डिस्टेंस है, एडमिन टू देव आपकी 60 मीटर डिस्टेंस है, एडमिन टू टेस्टिंग 45 है, HR टू देव 35 है, HR टू टेस्टिंग 20 है, देव टू टेस्टिंग 15 है, एंड नोएडा टू बेंगलुरु 1500 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद एडमिन डिपार्टमेंट में 10 कंप्यूटर है, HR डिपार्टमेंट में 20 कंप्यूटर है, देव डिपार्टमेंट में 80 कंप्यूटर है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट में 50 कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जो सूटेबल डिपार्टमेंट है ना सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, वो कौन सा होगा। तो सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होंगे, तो वो होगा आपका देव होगा। उसके बाद है मोस्ट आइडियल नेटवर्क टोपोलॉजी। जो टोपोलॉजी सबसे आइडियल टोपोलॉजी होगी ना, तो वो हम मानते हैं स्टार टोपोलॉजी को, क्योंकि जो है ये इसमें जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो भी ईजी होती है ना, और जो केबलिंग का खर्चा है वो भी बहुत कम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच नेटवर्क डिवाइस वुड यू सजेस्ट टू बी प्लेस्ड इन ईच डिपार्टमेंट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एफिशिएंटली। जब आपको डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करना, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स रखे हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, स्विच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच का बीच में आप यूज़ करके देन आप उस सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो आपस में। उसके बाद है, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क लैन वैन मैन विल बी फॉर्म्ड बिटवीन नोएडा एंड बेंगलुरु। अगर आपको नोएडा ऑफिस को बेंगलुरु ऑफिस से कनेक्ट करना है तो फिर आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, तो फिर आप कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, वैन का यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ऑब्वियस है। उसके बाद सजेस्ट अ प्रोटोकॉल नीडेड टू ट्रांसफर फाइल्स सिक्योरली बिटवीन नोएडा एंड बेंगलुरु। अगर आपको फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है सिक्योरली, ठीक है, सिक्योरली की बात आ रही है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, तो SFTP का यूज़ करोगे, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आप आंसर से इनकी आप जो है हेल्प ले सकते हो, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल डाटा डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल है,
और आपको वो लाइंस डिस्प्ले करनी जो AEIOU से स्टार्ट हो रही हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए देखो आपको सिंपल क्या करना है, जो आपका फाइल का नाम दिया हुआ है, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी प्रोग्राम लिखना नहीं आ रहा तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले तो एक फंक्शन को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, देखो किसी को नहीं पता कि जो CBSE में जो मार्किंग किस टाइप से होने वाली है, वो स्टेप मार्किंग होगी या फिर पूरे क्वेश्चन की मार्किंग होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। देन उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी फाइल, जो आपकी फाइल दी हुई है ना, ये इसको जो है रीड मोड में आप ओपन करोगे। क्यों ओपन करोगे रीड मोड में, क्योंकि आपको फाइल को रीड करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रेवर्स करोगे। ट्रेवर्स कैसे करोगे, अपनी फाइल को लाइन बाय लाइन ट्रेवर्स करोगे। देन उसके बाद उसमें से स्पेसेस रिमूव कर दोगे जितने भी होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, स्पेस नहीं होना चाहिए, और साथ में जो आपका 0 नंबर इंडेक्स पे होगा ना, 0 नंबर इंडेक्स पे होगा, उसको क्या बना दोगे आप, अपर बना दोगे। सभी जो जितने भी उसमें फर्स्ट वर्ड होंगे ना, सभी फर्स्ट वर्ड्स को आप क्या बना दोगे, अपर में कन्वर्ट कर दोगे। अपर में कन्वर्ट करके फिर उन्हें क्या करोगे, चेक करोगे। जितने भी वो अपर में होंगे उन लाइन को आप क्या कर दोगे, डिस्प्ले कर दोगे, और फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल के ऊपर क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन। आपने एक फंक्शन लिखना है, ऐड बुक टू स्टोर बुक डिटेल्स। आपने ये वाला फंक्शन लिखना है, फंक्शन आपका यही होना चाहिए। ठीक है, ये देखो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद ये वाली डिटेल्स आपने क्या है, बुक की डिटेल है वो इस फाइल में स्टोर करनी है। देन उसके बाद ये वाली फाइल का नाम होना चाहिए। अगर फाइल का जो है प्राइस है, अगर आपकी बुक का प्राइस है वो नेगेटिव में है, ठीक है, तो देन इनवैलिड प्राइस को डिस्प्ले करा दो। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐड बुक की तरफ, डेफ ऐड बुक। सबसे पहले जो अगर बाइनरी फंक्शन का क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल का अगर क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पिकल करते हैं। देन फंक्शन को डिफाइन कर देंगे सेम टू सेम। उसके बाद अपनी फाइल को जब हमने उसमें डाटा ऐड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, अपेंड मोड में क्या करेंगे, अपनी फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, अपेंड मोड में करने से क्या होगा कि जो हमारा पहले से डाटा पड़ा हुआ है वो हमारा इरेज नहीं होगा, हम और भी डाटा उसमें ऐड कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया, बुक टाइटल एंड प्राइस। बुक टाइटल प्राइस आपने ऐड करना है, इन सभी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, यूजर से इनपुट करवा करके। उसके बाद अगर प्राइस नेगेटिव में है, प्राइस लेस देन 0 है, तो आपने इनवैलिड प्रिंट करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें इनवैलिड प्राइस। उसके बाद क्या करना है, देन रिटर्न करवा दोगे। फिर जो भी हमारी ये सारी की सारी डिटेल्स थी, इन्हें क्या करना है, आपने एक डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर करवा देना है। डिक्शनरी की फॉर्म में जब आप स्टोर करवा दोगे, बुक आईडी आपने की बना दी है, उसके सामने बुक आईडी को रख दोगे। देन उसके बाद टाइटल आपने एक की बना दी है, उसके सामने टाइटल को रख दोगे। प्राइस की आपने की बना दी है, प्राइस को रख दोगे। देन इसको सारी के सारी ये डिक्शनरी को क्या करोगे, पूरी की पूरी उठा करके डिक्शनरी को फाइल में डंप कर दोगे। एफ नाम से बनाई थी ना आपने फाइल, देखो यहाँ पे एफ नाम से फाइल बनाई है, यहाँ पे डंप कर दोगे। जो हमारी बाइनरी फाइल्स होती हैं उसमें लिखने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, डंप का, और रीड करने के लिए किसका यूज़ करते हो, लोड का। ओके, तो फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। डाटा हमारा क्या हो चुका है, सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपने राइट अ फंक्शन, आपने एक फंक्शन ऐड करना है सर्च बुक के नाम से। ठीक है, टू डिस्प्ले बुक डिटेल्स। बुक डिटेल्स को सर्च करना आपने, अगर वो बुक है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो नॉट फाउंड को आपने प्रिंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेफ सर्च बुक। ठीक है, सर्च बुक करोगे बुक आईडी के नाम से। देन उसके बाद फाउंड को क्या कर दोगे, आप फाइल से इनिशलाइज कर दोगे। जैसे ही आपकी बुक फाउंड हो जाएगी तो वो ट्रू बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो। फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे, फाइल को ट्रू से इनिशियलाइज कर दोगे। देन क्या करोगे, बुक को आप क्या करोगे, लोड करोगे, रीड करोगे डाटा। ठीक है, सारा का सारा। उसके बाद फिर क्या है, आपने जो भी बुक आईडी सर्च करनी है उसका यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर वो उसके इक्वल है देन प्रिंट को कर दोगे, बुक फाउंड, हमें बुक मिल गई है। और उसके बाद क्या कर दोगे, ट्रू फाउंड को ट्रू से इनिशियलाइज करके ब्रेक करवा दोगे अपने लूप को। ठीक है, उसके बाद फाइल को क्लोज करवा दोगे। इस तरीके से जो आपने ये प्रोग्राम्स को करना है। देखो, जिसको अगर ये फाइल जो भी है आपको पाइथन आती है थोड़ी बहुत भी, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर देखो, अगर आप ये सोचो कि आपको 4 से 5 दिन में पाइथन आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और फाइल हैंडलिंग तो अपने आप में वैसे ही ट्रिकी चैप्टर है, तो एकदम से आपको जो है ये नहीं आएगा। तो आप जो है इजी क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं, वो भी कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के हैं। इस वीडियो में आपको सारे के सारे मॉडरेट, आपको स्टैंडर्ड और डिफ़िकल्ट हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है। क्यों एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये CBSE में ऐसे क्वेश्चन जब 12th क्लास के बच्चे से पूछे जा रहे हैं, तो आपसे क्यों नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन है CSV फाइल पे है ये। तो CSV फाइल में भी क्या करना है, आपने डाटा को ऐड करना है एंड डाटा को रीड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऐड स्टूडेंट नाम से फंक्शन बनाना है। उसमें क्या ऐड करना है आपने, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो इन्हें क्या करना है, स्टोर करवाना है student.csv नाम की फाइल से। तो देखो आपको फाइल का नाम भी दिया हुआ है, आपको फंक्शन का नाम भी दिया, आपने यही यूज़ करना। तो सबसे पहले CSV फाइल के लिए आप क्या करोगे, import CSV, देन क्या करोगे, इस फंक्शन को आप डेफ लगा करके लिखोगे। देन उसके बाद क्या करना है, आपने फाइल को ओपन करोगे। ओपन करने लिखने के लिए आप किस मोड का ओपन यूज़ करोगे, अपेंड मोड का, ठीक है। देन उसके बाद आप जो है CSV फाइल में लिखने के लिए राइटर नाम के ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो, तो राइटर ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। राइटर ऑब्जेक्ट यूज़ करके देन आप ट्रू से इनिशियलाइज करोगे, क्योंकि ट्रू से इनिशियलाइज करके हम क्या करेंगे, फिर अपने डाटा को ऐड करेंगे। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक डाटा को ऐड करते चले जाएंगे। रोल नंबर ऐड करना है, नेम ऐड करना है, मार्क्स एंटर करने हैं। उसके बाद इन सभी की एक लिस्ट बना करके हम क्या करेंगे, अपनी फाइल में राइट रो फंक्शन लगा करके लिखवा देंगे इन्हें, ठीक है। राइट रो फंक्शन का हम यूज़ करते हैं CSV फाइल में रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। तो रोल नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा, नेम भी राइट हो जाएगा, मार्क्स भी राइट हो जाएंगे। उसके बाद यूज़र से पूछेंगे कि क्या यूज़र ने और भी डाटा एंटर करना है। यूज़र अगर नो दबाता है तो ब्रेक करवा देंगे, अगर यूज़र वाई दबाता है तो और भी डाटा फिर दोबारा और एंटर करेंगे। फिर ये सारा का सारा जाके फिर हम राइट रो फंक्शन लगा के हमारा फाइल में ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। डाटा ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल को डिस्प्ले करना है और स्टूडेंट्स का जो है रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनके 40 से अबव मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उन सभी स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है आपने। तो हम फाइल को अब क्या करेंगे, रीड मोड में ओपन करेंगे। तो यही हमें जो फंक्शन दिया हुआ है यही हमें क्या है यहाँ पे लिखना होगा। देखो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो यही फंक्शन हमें लिखना है। फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, फाइल का नाम हमें दिया ही हुआ है। रीडर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे CSV फाइल को। देन काउंट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे काउंट करके हमें डिस्प्ले भी करना है अपने रिकॉर्ड को, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे स्टूडेंट जिन्होंने जो पास हुए हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर इंडेक्स क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि आपने जो है फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे 0 नंबर इंडेक्स पे आपका रोल नंबर जाएगा, नेम आपका 1 नंबर इंडेक्स पे जाएगा एंड मार्क्स आपके किस नंबर इंडेक्स पे जाएंगे, सेकंड नंबर पे। देखो 0 1 2, तो जब हमारा जो मार्क्स है वो 2 नंबर इंडेक्स पे है तो हमें मार्क्स को ही तो चेक करना है। अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 40 है तो फिर आपने क्या करना है, रो 1 को प्रिंट करवाना है। आपने मार्क्स को प्रिंट नहीं करवाना, प्रिंट आपने किसको करवाना है, नाम को प्रिंट करवाना। तो आपका जो नाम है वो कहाँ पे है, 1 नंबर इंडेक्स पे है। कंडीशन हमारी ये चेक हो रही है, लेकिन डिस्प्ले हमारा क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट नेम डिस्प्ले होगा। तो देन आप उसको क्या कर दोगे, जितनी बार वो होंगे तो वो उतनी बार प्लस होते चले जाएंगे, जितने बच्चे भी उसमें मिलेंगे। एंड देन फाइल को क्लोज कर दोगे और उसको डिस्प्ले कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक प्रोडक्ट नाम से टेबल दी हुई है, एक सेल्स नाम से टेबल दी हुई है, 2 टेबल हमें दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, हमें आउटपुट बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट कंपनी काउंट स्टार, सेलेक्ट कंपनी भी सेलेक्ट करनी है आपने एंड काउंट स्टार क्या करना है आपने, फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय कंपनी। तो ग्रुप बाय आपने किससे करना है, कंपनी से। तो एक ग्रुप हमारा ये बनेगा, एक ग्रुप हमारा ये बनेगा, लेकिन काउंट स्टार क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो ये ग्रुप हमारा एक बना है, ये ग्रुप हमारा एक बना है, इसका तो काउंट स्टार वैसे ही जो है 1 के इक्वल है, तो लेकिन ग्रेटर देन हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। तो कंपनी जो है हमारी, तो वो कौन कौन सी बनेगी, डेल एंड लॉजिटेक। तो इनके जो ग्रुप हैं वो 2 हैं, ठीक है। तो देखो डेल का जो काउंट है 2 है एंड लॉजिटेक का क्या है, 2 है। उसके बाद सेलेक्ट मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम एंड मिनिमम आप प्राइस आपने देखना है। तो मिनिमम कितना है हमारे पास 8000 एंड मैक्सिमम कितना है 55,000। तो मिनिमम कितना है 8000 एंड मैक्सिमम कितना है 55,000। उसके बाद है सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कंपनी क्वार्टर। प्रोडक्ट नेम कंपनी एंड क्वार्टर आपने सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट P से, सेल्स S से, वेयर प्रोडक्ट ID इज इक्वल्स टू सेल्स ID। ऑर्डर बाय किससे करना है आपने, क्वार्टर से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, प्रोडक्ट नेम कंपनी क्वार्टर। तो प्रोडक्ट नेम कंपनी एंड क्वार्टर एंड ऑर्डर बाय किससे करना है आपने, क्वार्टर से। Q1 Q1 Q2 एंड Q2 इस तरीके से होगा। और क्या होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट आईडी और आपकी जो S नाम की आईडी है वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा ये नहीं डिस्प्ले होगा, ये सब हमारा डिस्प्ले होगा P01 में हमारा क्या ये, दैट मीन्स कि सबसे पहले P01 हमारा सेलेक्ट होगा, देन उसके बाद हमारा P03 सेलेक्ट होगा, देन उसके बाद हमारा P02 सेलेक्ट होगा, देन उसके बाद हमारा P04 सेलेक्ट होगा। एंड इसकी
इक्विवेलेंट हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले करना है, तो नेम डिस्प्ले हो जाएगा साथ में, और साथ में क्या डिस्प्ले होगा, कंपनी डिस्प्ले होगा, ठीक है, कंपनी डिस्प्ले होगा। ओके, और थर्ड क्वेश्चन रह गया है हमारा, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम प्रोडक्ट पी। तो प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करना है एंड क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है फ्रॉम प्रोडक्ट एंड सेल्स वेयर प्रोडक्ट आईडी और सेल्स आईडी क्या हो, इक्वल हो, और कैटेगरी कौन सी हो, पेरीफेरल हो, ठीक है। तो कैटेगरी पेरीफेरल होनी चाहिए इस बार हमारी, कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, पेरीफेरल, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, जो इनकी प्रोडक्ट आईडी है वो सेम होनी चाहिए, तो P02 एंड P04 ही हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो इनकी जो क्वांटिटी हमारे पास 20 सोल्ड हुए एंड 15 सोल्ड हुए हैं, तो ये देखो 20 सोल्ड हुए एंड 15 सोल्ड हुए, माउस 20 एंड कीबोर्ड 15, और ये मैंने अभी बताए थे आपको क्वार्टर के वाइज आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाने हैं, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रोडक्ट का नेम, कंपनी एंड क्वार्टर आपने डिस्प्ले करना था। उसके बाद है सेलेक्ट लोअर केस, प्रोडक्ट को सबको क्या कर दो, जो प्रोडक्ट है इनको सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, इसको भी स्मॉल में बना दो, इसको भी स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट को क्या करना है, प्राइस को 3 तक आपने -3 तक राउंड करना है। -3 तक राउंड करना मतलब कि आपने पीछे की तरफ राउंड करना है, कि मतलब आपको 3 प्लेस तक वो करना है, आपने राउंड करना है, ठीक है। तो 3 प्लेस तक आप राउंड करोगे माइनस में, दैट मीन्स कि फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कंपनी इज इक्वल्स टू डेल, तो कंपनी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, डेल कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनको राउंड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 000 में है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। तो लैपटॉप 55,000, मॉनिटर 12,000, ये आपको दिख भी रहा होगा अभी मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। तो लैपटॉप 50,000, ये लैपटॉप एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर, ठीक है, 12,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड अ टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल है data.txt नाम से, डिस्प्ले ओनली दोज लाइन्स विच स्टार्ट विद अ वोवल, तो जो इस वोवल से स्टार्ट हो रही है ना, जो वोवल से स्टार्ट हो रही है उन लाइन्स को आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, देन वोवल्स को लिख देंगे कि कौन कौन से वोवल्स होते हैं, स्मॉल में भी हो सकते हैं, कैपिटल में भी हो सकते हैं। फाइल को किस मोड में ओपन करोगे, फाइल का नाम दिया हुआ है हमें, रीड मोड में ओपन करोगे फाइल को, देन उसके बाद क्या करोगे, फाइल में ट्रैवर्सिंग करोगे। जैसे ही आपके 0 नंबर इंडेक्स पे, मतलब कि हमारी जो फाइल है उसमें जो पहला जो होगा ना, पहला जो कैरेक्टर है वो वोवल होना चाहिए, उन सभी लाइन्स को डिस्प्ले करना। हो सकता है हमारी फाइल में बहुत सारी लाइनें हों, तो जो पहले वोवल हो ना, उन लाइन्स को डिस्प्ले करना है। तो पहला जो वर्ड हम किस तरीके से देखते हैं, वो देखते हैं 0 नंबर इंडेक्स से, ठीक है। तो लाइन में जो भी 0 नंबर पे होगा, अगर वो वोवल्स में से उसमें कुछ भी है तो हम लाइन को डिस्प्ले कर देंगे, अगर वो नहीं है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फाइल को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ओके। उसके बाद हम क्या जाएंगे, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे दोबारा, ठीक है। इस तरीके से जो है हमें ये फंक्शन बनाना होगा। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी प्रोग्राम है। मैं कह रही हूँ आपको, अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो एकदम से क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। मैराथन क्लास मतलब कि एक तरीके से रिवीजन क्लास है, तो आपको ये, अगर आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। वैसे जो कुछ एक क्वेश्चन जो बहुत इजी हैं वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल, आपने story.txt नाम से फाइल को रीड करना है। उसके बाद उन लेटर्स को, आप उन लाइन्स को डिस्प्ले करना है जो टी से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी फाइल को जो है एक फंक्शन बनाओगे, उसमें अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे, ओपन लगा करके आप क्या करते हो, इसी तरीके से फाइल को देखो। आप इतना तो पेपर में करके आ सकते हो कि अगर रीड पूछा है तो अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन कराओ। उसके बाद फिर क्या करोगे, लाइन इन फाइल, अगर आपकी फाइल है जो, उस फाइल को क्या करोगे आप, फॉर लूप लगा करके एक एक लाइन के पास जाओगे, एक एक लाइन के पास फिर आप क्या करोगे, देखो स्टार्ट्स विद, जो भी आपकी लाइन टी से स्टार्ट हो रही है ना, जैसे कि मतलब कि भाई टी से ही बोला है क्वेश्चन में, तो जिसमें जो भी लाइन स्टार्ट्स विद हमारा क्या है, स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है। स्टार्ट ये क्या देखता है कि हमारी लाइन में जो भी लाइन में हमारा जो पहला कैरेक्टर है उसको ये चेक करेगा, ठीक है। अगर हमारी लाइन टी से स्टार्ट हो रही है तो हम लाइन को डिस्प्ले करवा देंगे और फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये सेम ही प्रोग्राम है, इसमें क्या है, हमारी फाइल अगर हमारी लाइन एन से एंड हो रही है तो हमें क्या करना है, फिर अपनी फाइल को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो सेम ही अपनी फाइल को ओपन करेंगे, अपनी फाइल को रीड करेंगे, एंड्स विद चेक करेंगे, एंड लाइन को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कन्वर्ट दिस टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो आपने इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, जो बाइनरी में आपको दिया हुआ है नंबर, तो इसको क्या करोगे आप, 1 0 1 1 0
101। तो इसकी सबसे पहले पावर लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 1 एंड प्लस 2 की पावर 6 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। तो जो आपके ये वाले नंबर्स हैं ना जिनके साथ जीरो है, ये तो आपके वैसे ही ऑटोमेटिकली ही आपके ज़ीरो हो जाएंगे। बाकी इनको जो है कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका जो है क्या आंसर बनेगा। उसके बाद है नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 101 तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 3 के बिट पेयर बना लो आप, ठीक है, 3 बिट के आप पेयर बना लो। इसके सामने एक 0 ऐड कर देंगे। तो जो हमारा ऑक्टल है वो किस पे काम करता है, 4 to 1 पे काम करता है, ठीक है। तो ये 4 to 1 दैट मीन्स कि 4 and 1 5 एंड 4 and 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 265 हमारा किस में आ गया है, अब ये ऑक्टल में आ गया है। हेक्साडेसिमल में जाने के लिए आप क्या करते हो, 101 तो 4 के पेयर बनाते हो, ओके। तो जो हेक्साडेसिमल हमारा 8421 पे काम करता है, तो यहाँ पे 8421 4 and 1 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8421 8 to 10 एंड 11 हमारा क्या होता है हेक्साडेसिमल में, बी होता है। तो B5 हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हेक्साडेसिमल में ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो हेक्साडेसिमल होते हैं वो हमारे ABCDEF भी उसमें काउंट होते हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं। तो ये ए हमारा होता है वो 10 11 12 13 14 एंड 15, इस तरीके से हमारे जो नंबर्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। जब आपको इस तरीके से नंबर बाइनरी में दिया हो तो आप 4 के पेयर बनाओ एंड 8421 मेथड को याद रखो। देन इनको जहाँ जहाँ पे 1 दिया है ना उनको ऐड करते चले जाओ एंड नंबर को लिख दो, ठीक है। एंड अगर आपको ऑक्टल में जाना है तो 3 के पेयर बनाओ एंड इनको ऐड कर दो जहाँ जहाँ पे 1 है और उसको क्या कर दो, लिख दो, ठीक है। इस तरीके से जो सिंपल है आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ड्रा द ट्रूथ टेबल फॉर, आपको इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको ट्रूथ टेबल बना करके दिखा देती हूँ। देखो इसमें हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, हमारे पास एक तो ये यूज़ हो रहा है हमारे पास एंड गेट, और गेट, एंड गेट, और गेट। तो एंड गेट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंड गेट की प्रॉपर्टीज़। तो एंड गेट में क्या होता है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। और गेट में क्या होता है आपके पास 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1। अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आपका क्या होगा, और गेट में आउटपुट 1 होगा, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो इनपुट हमारे पास कितने रहेंगे, 2 की पावर 2 दैट मीन्स कि 4 इनपुट रहेंगे, दैट की A B। तो 0 0 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1। तो इस तरीके से जो हमारे 4 इनपुट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, A' बनाना है, ठीक है। A' किस तरीके से बनाओगे, तो सबसे पहले A' लिख लो। A' क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1 1 0 एंड 0। उसके बाद B' हमें चाहिए होगा, B' बना लेते हैं भाई, 1 0 1 एंड 0। अब हमें क्या बनाना है, हमें A' चाहिए है, A' चाहिए, तो A' तो है हमारे पास, B बना लेंगे। इसको क्या करना है, इन दोनों को एंड करना है, ठीक है। एंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है 1 आपका कब आएगा, जब आपके दोनों ही इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे। तो A' के लिए आपका ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन उसके बाद AB' है, AB' में क्या होगा, ये भी आपका एंड हो रहा है, तो AB' तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद AB करना है, AB करना है, तो AB करने के लिए हमें क्या करना होगा, A एंड B। तो 0 0 0 एंड 1। उसके बाद इन तीनों का क्या करना है, हमें एंड करना है। तो इन तीनों का जब हम एंड करेंगे तो फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, इन तीनों का देखो सॉरी और करना है, तो और क्या होगा, अगर हमारे पास और में एक भी 1 होता है ना तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो जब हम इनको, ये तो 0 है सारे के 0, अगर यहाँ पे एक भी 1 है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट में 1 आएगा, ये भी 1 आएगा एंड ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देख लो, चाहे आप वेरीफाई करके सेम ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और ये भी हमारे जो है करेक्ट थे। उसके बाद आपने डी मॉर्गन्स लॉ बताना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ हमें बताता है कि देखो
अगर आप दो वेरिएबल हैं और उनका आपने क्या किया हुआ है, एंड किया हुआ है, अगर उनका आप क्या करते हो, निगेशन करते हो, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उनके इंडिविजुअल के निगेशन के, और उनका जो एंड है वो किस में बदल जाएगा, और में बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने ए एंड बी लिए, दो वेरिएबल 0 0 0 1 1 0 1 1, उसके बाद ए डॉट बी कर दिया आपने, ए डॉट बी किया, इनको वेरीफाई करके देखते हैं हम। ठीक है, इन दोनों को आपस में वेरीफाई करते क्या ये सच में इक्वल है, तो ए बी डैश करेंगे जब हम, तो ए बी करेंगे सबसे पहले, ए बी मतलब कि आप इनका एंड करो, तो 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 1 1 1। इसके बाद इसका निगेशन कर दोगे, इसका उल्टा कर दोगे, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। उसके बाद अब हमें ये चाहिए है, तो इसके लिए ए डैश चाहिए होगा हमें, ए डैश मतलब कि इसका उल्टा, तो 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। बी का भी उल्टा कर देंगे, 0 का 1 1 का 0 1 0 का 1 1 का 0। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इन दोनों का क्या करना है, हमें और करना है, तो इनका 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 एंड 0 0 0। और क्या करता है हमारा, अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, 1 आता है। तो अब देखो ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल हमारे पास इक्वल है, हम दोनों हमने इसको क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास सेकंड थ्योरम भी है। इसमें क्या होता है कि अगर आप दो वेरिएबल्स का क्या करते हो, और करते हो, और उनका निगेशन कर देते हो, तो वो इंडिविजुअल के निगेशन के इक्वल होगा, और उनका जो और है वो किस में बदल जाएगा, एंड में बदल जाएगा। इसको ट्रुथ टेबल को आप पढ़ के देखना, सेम ही है ये। आप इनको जब वेरीफाई करोगे ना, अगर आपको ट्रुथ टेबल अच्छे से बनानी आती है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वेरिएबल लेकर के आप क्या करना है, ए बी करना, फिर ए बी का डैश करना, फिर ए डैश बी डैश एंड ए डैश डॉट बी डैश करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द गेट आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर सेम। मतलब कि 0 0 0 1 1 0 1 1 आपका सिर्फ तभी आउटपुट 1 आएगा जब आपके दोनों इनपुट क्या हो, सेम हो, बाकी 0 आएगा। तो ये गेट हमारा कौन सा होता है, एक्सनोर गेट। ठीक है, ये किसका उल्टा होता है, एक्सोर गेट का उल्टा होता है। एक्सोर गेट क्या कहता है कि जब भी आपके इनपुट जो है डिफरेंट होंगे तो क्या देगा, वो आउटपुट हाई देगा, और बाकी में क्या देगा, वो 0 देगा। ठीक है, एंड गेट का जो सिंबल होता है वो हमारा ये होता है, और गेट का जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, और जो नोट गेट का सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। एक्सोर जो नैंड गेट का सिंबल होता है वो एंड के सामने नोट लग जाता है, एंड नोर गेट का सिंबल होता है वो भी और के सामने नोट लग जाता है, एंड एक्सोर का जो हमारा सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, एंड एक्सनोर का सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो इसमें क्या है कि ये एंड है। ठीक है, ये एंड है, ये सेम ही आपको दिखेगा, इसके सामने बबल लग गया है। ये और है, ये हमारा क्या है, नोर है। ठीक है, ये और के सामने क्या लग गया, बबल लग गया है। ये हमारे पास नोट गेट है, ये एक्सोर गेट है, इसके सामने बबल लग गया तो ये क्या बन गया, एक्सनोर बन गया। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन सीपीयू। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपने सीपीयू में बतानी है। नेम एनी 4 रजिस्टर्स एंड देयर पर्पसेस। इनके आपने क्या बताने हैं, 4 रजिस्टर्स आपने बताने हैं और उनके पर्पस बताने हैं। रजिस्टर आपके देखो मैम आपके सीपीयू में लगे होते हैं, बहुत स्पीड होते हैं, बहुत स्मॉल भी होते हैं ये। ठीक है, हाई स्पीड स्टोरेज होती है इनसाइड सीपीयू। तो कौन कौन से टाइप के रजिस्टर होते हैं, MAR होते हैं, MDR होते हैं, PC होते हैं, ACC होते हैं, IR होते हैं। तो इनको देखते हैं क्या क्या होते हैं। ये MAR का होते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जो भी हमारी मेमोरी का एड्रेस, जो रजिस्टर हमारे मेमोरी का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, हम जो हमारा मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है वो ये होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर मतलब कि ये डाटा को होल्ड करके रखेंगे अपने आप में। ठीक है, ये हमारे होते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर क्या करते हैं कि जो हमारी करंट एग्जीक्यूशन है उसके नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन आएगी उसका एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर क्या करते हैं, जो भी हमारे ALU ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ना, उनके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आ रहे हैं हमारे CPU में, उसको हमें रिटर्न करके उसका जो है उसको स्टोर करके रखते हैं अपने आप में। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो भी करंट प्रोसेस चल रही है, जो भी इंस्ट्रक्शन CPU को दिए जा रहे हैं वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारे क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है RISC वर्सेस CISC आर्किटेक्चर। ठीक है, तो RISC और CISC हमारे क्या होते हैं CPU में।
तो RISC सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें क्या होते हैं कि फ्यू एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। CISC में क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शन लेंथ जो होती है इसमें जो है हमारे पास फिक्स लेंथ होती है, इसमें वेरिएबल लेंथ होती है। देखो इसमें देखो क्या ही रहा है, इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती है इसमें, ठीक है, कम हो जाती है, इसमें रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद ये इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसमें कम रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करना भी होता है, इनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये इनके हैं एग्जाम्पल्स। उसके बाद हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर एज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम रहता है? तो एज ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर कैसे काम करता है? CPU शेड्यूलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम हमारे CPU में आ रही है, किस CPU को कितना टाइम देना है, कौन सी अब कब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है, प्रायोरिटी बेस पे करनी है, राउंड रोबिन बेस पे करनी है, या फिर फीफो बेस्ड पे करनी है। तो ये सब कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अब हमारे जो CPU में कौन सी प्रोसेस आ रही है उसको कितनी मेमोरी देनी है, अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है उससे मेमोरी वापस लेनी है, वो सब भी काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का कंट्रोल भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फाइल मैनेजमेंट का काम है जो कि जो भी हमारे सिस्टम में फाइल्स कहाँ पे स्टोर हैं, कहाँ पे पड़ी हुई हैं, कब किस फाइल को कॉल करना है, किस तरीके से कॉल करना है, वो सारा काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ ईच फ्रेगमेंट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। आपने क्या करना है, इसका आउटपुट जो है डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले कंप्यूटेशनल दिया हुआ है, तो इस सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। COMPUTATIONAL, ये मैंने कैपिटल में लिख दिया है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो मैं इसको स्मॉल में ही लिखती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि पाइथन तो केस सेंसिटिव है मैम, आपने तो गलत कर दिया। COMPUTER सॉरी COMPUTATIONAL, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसको 3 से 9 तक आपने देखना है, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड जो हमारी स्टेप वैल्यू कितनी है? 2 है, तो PTT यहाँ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि लास्ट वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। स्टेप वैल्यू 2 दी हुई है हमें, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? 1 होती है। तो PTT इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, एक लिस्ट दी हुई है, उसमें 10 20 30 40 50 स्टोर है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, 1 से 4 तक क्या करना है? 200 को रिप्लेस कर देना है। पाइथन जो लिस्ट है हमारी पाइथन में वो क्या है? हमारी म्यूटेबल टाइप डाटा टाइप, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो 1 से 4 तक 0 1 2 3 4, तो 4 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें जो इसकी जगह पे हमारा क्या स्टोर हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 250, इस तरीके से जो हमारा ये काम करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, एक डिक्शनरी दी हुई है, A में 1, B में 2, C में 3। देन उसके बाद D को आप अपडेट कर रहे हो, B को 20 से, D को 4 से, ठीक है। तो जो हमारा B में अभी 2 है ना, तो ये रिप्लेस होके 20 हो जाएगा एंड D हमारा लास्ट में ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद आप D से वैल्यूज़ को अलग निकाल रहे हो, 1 एंड 20 एंड 3 एंड 4। देन उसके बाद उनको सॉर्ट कर रहे हो, तो सॉर्ट करोगे तो 1 3 4 एंड 20, ये लिस्ट की फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है टपल दिया हुआ है 5 10 15 20 25, ठीक है। इसमें आपने क्या निकालना है? जो है स्टार्ट स्टॉप वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ स्टेप वैल्यू दी हुई है। तो 5 15 25 ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट अ पाइथन फंक्शन वर्ड फ्रीक्वेंसी दैट रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद ईच वर्ड एज की एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एज वैल्यू। तो मान लो जैसे आपको ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से आपने क्या करना है कि पाइथन कितनी बार आया है आपके इसमें स्ट्रिंग में, इज़ कितनी बार आया है, फंक कितनी बार आया है, तो
तो इसको हमें क्या करना है, काउंट करके हमें एज डिक्शनरी रिटर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन को बना देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, सेंटेंस को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट करेंगे जब हम इस सेंटेंस को स्प्लिट करने से क्या होगा, ये हमारा लिस्ट बन जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग ये हमारी स्ट्रिंग बन जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, फिर हम वर्ड बाय वर्ड अपने इसको फॉर लूप लगा करके इनके पास जा सकते हैं। जब हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे इनके पास, देन हम वर्ड से देखेंगे क्या वो वर्ड हमारा डिक्शनरी में पहले से है, डिक्शनरी को हमने पहले से इनिशियलाइज कर दिया, अगर वो वर्ड हमारा डिक्शनरी में है तो उसको +1 कर दो, अगर वो नहीं है तो उसको नया इनिशियलाइज करके 1 वैल्यू दे दो, ठीक है। जैसे कि अब हमारा पाइथन है वो डिक्शनरी में ऑलरेडी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे एंड ये किससे, हमारा पाइथन किससे असाइन हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये 1 से असाइन हो जाएगा। देन उसके बाद जैसे ही दोबारा पाइथन आएगा तो देखेगा कि पाइथन तो मेरी डिक्शनरी में ऑलरेडी है, तो इसको वो क्या कर देगा, +1 कर देगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये इस तरीके से हमें क्या है, डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, इसमें से एरर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें क्या एरर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक ये एरर है, देन उसके बाद यहाँ भी आपको एरर दिख जाएगा, फिर उसके बाद आपको R स्मॉल में होता है ये एरर दिख जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको एरर दिख जाएगा, ये स्मॉल में है ये कैपिटल में, इसको स्मॉल में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये इसमें एरर है। देन इसको अंडरलाइन भी करना होता है, ठीक है, अंडरलाइन कर दो इसको, बस सिंपल, जहाँ जहाँ एरर दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what possible output are expected to be displayed on screen at the time of execution of the following code। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आपको ये एक ऐसे नाम से क्या दिए हुए है, लिस्ट दी हुई है। देन उसके बाद आप फॉर लूप को चलाओगे, i इन रेंज 1 से 2 तक चलाओगे, ठीक है। 1 से 2 तक जब आप चलाओगे तो आपका क्या होगा, सिर्फ 1 चलेगा, ठीक है, 1 चलेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं चलेगा, 2 तो नहीं चल पाएगा हमारा, सिर्फ हमारी रेंज कहाँ तक चलेगी, 1 तक चलेगी। देन उसके बाद आप रेंड इंट आप क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। तो देखो जो रेंड इंट होता है ना हमारा, वो क्या करता है, वो जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है ना उसको भी कंसीडर करेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा आई में हमारे पास क्या जा रहा है, हर बार 1 जाएगा, तो 1 and 3, तो ये 1 2 and 3 इसको अपर वैल्यू को भी कंसीडर करता है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड ये हमारा 1 2 3 जनरेट करेगा, ठीक है। तो एफ में हमारे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद रेंड इंट, तो रेंड इंट इसमें क्या है हमारे पास, आई में हमारे पास कितना है, 1 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 2 3 and 4, ये इसमें 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, हमें नहीं पता क्या आएगा। देन उसके बाद एस ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, एस ऑफ एफ मतलब कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। दैट मीन्स कि 0 1 2 3 and 4, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एस ऑफ एस मतलब कि हमारे पास 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड में चांसेस रहेंगे इनके। एंड देन इसको आप सेपरेट कर रहे हो डॉट से। तो देखते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो पेंसिल आ सकता है पहला हमारा। देन उसके बाद बुक है, ठीक है, बुक है। उसके बाद ये भी आ सकता है हमारा, क्योंकि ये तो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद पेंसिल आ सकता है, बुक आ सकता है, लेकिन पहले नंबर पे हमारा जो है इरेजर भी आ सकता है, लेकिन और ये हमारा है जो बैग, इरेजर आ सकता है हमारा पहले नंबर पे, एंड उसके बाद बैग भी आ सकता है हमारा, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद पेन क्या हमारा पहले नंबर पे आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले जो हम जो एफ में वैल्यू दे रहे हैं वो 1 2 and 3 में से कोई भी एक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बैग, सब इसके बाद बैग दिया हुआ है, बैग तो हमारा आ सकता है, ठीक है, बैग भी आ सकता है, एंड इरेजर दिया हुआ है, इरेजर बैग एंड इरेजर दोनों ही हमारे पास जो है डिस्प्ले हो सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है। जो रैंडम फंक्शन है वो क्या करता है, रैंडम डॉट रैंडम, ये हमारा क्या है 0 0 1.0 तक वैल्यू को जो है हमें डिस्प्ले करके दिखाता है, लेकिन ये अपर वैल्यू को हमें डिस्प्ले नहीं करता है। रैंडम के फंक्शन है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। रेंड क्या करता है, ये बोथ इंक्लूसिव, मतलब कि आपका 1 से 10 तक चलेगा और 10 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और इसमें क्या करता है, रेंड रेंज में आपकी स्टार्ट वैल्यू देगा, स्टॉप वैल्यू देगा और स्टेप वैल्यू देगा, लेकिन स्टॉप वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्रिंट्स 1 कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव वैल्यूज, 1 कॉम्बिनेशन तो मुझे नहीं लगता है इसमें जो है होगा, मुझे तो जो है इसमें ये इसको छोड़ करके सारे ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। आप एक बार सोल्व करके देखना इसे और कमेंट करके बताना मुझे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है स्टूडेंट नाम से, उसमें क्या दिया हुआ है, SID दिया हुआ है, S नेम दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया है हमें, क्वेरीज दी हुई हैं, इन क्वेरीज का हमें क्या करना है, आंसर करना है। तो आइडेंटिफाई ऑल कैंडिडेट कीज इन द स्टूडेंट टेबल, आपने क्या करना है, कैंडिडेट कीज को, सभी कैंडिडेट कीज को आपने इसमें से देखना है। तो इसमें यूनिक क्या हो सकता है, नेम तो जो है डुप्लीकेट हो सकते हैं, क्लास भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, मार्क्स भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, सिटी भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ID है वो हमारी क्या रहेगी, हमेशा यूनिक रहेगी। तो यूनिक जो हमारी कैंडिडेट की होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद है राइट SQL टू डिस्प्ले क्लास वाइज हाईएस्ट मार्क्स, आपने क्या करना है, SQL क्वेरी लिखनी है, क्लास वाइज हाईएस्ट मार्क्स आपने डिस्प्ले करने। तो क्लास वाइज जब आपने हाईएस्ट मार्क्स डिस्प्ले करने तो आपने क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय का आपने इसमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्लास डिस्प्ले करोगे, मार्क्स डिस्प्ले करोगे एज हाईएस्ट मार्क्स एंड फ्रॉम स्टूडेंट, और ग्रुप बाय किससे कर दोगे, आप क्लास से डिस्प्ले कर दोगे। उसके बाद क्या पूछा है, राइट SQL टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, आपने क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं स्टूडेंट के नेम्स फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से हैं, और मार्क्स भी उनके क्या हो, ग्रेटर देन 85 हो। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी आपकी, एंड कंडीशन लगेगी, क्योंकि दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बाय, आपने मार्क्स को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो स्टूडेंट को नेम को सिलेक्ट करोगे फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, मार्क्स का होने चाहिए ग्रेटर देन 85। ऑर्डर बाय मार्क्स को किससे करना है, आपने डिसेंडिंग में करना है। उसके बाद है नेक्स्ट, राइट SQL टू इंक्रीज मार्क्स बाय 5 फॉर ऑल 12th B स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि सभी 12th B स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स को 5 प्लस कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, अपडेट कमांड का यूज़ करोगे, ठीक है। अपडेट कमांड का यूज़ करके आप जो है सभी जो भी 12th B के स्टूडेंट्स है, कंडीशन लगा करके आप उनके मार्क्स को जो है ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स, सेट वर्ड का यूज़ करोगे, मार्क्स को आपने कितना करना है, 5 इंक्रीज करना है, वेयर क्लास क्या होनी चाहिए, 12th B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है एम्प्लॉय नाम से, इसमें डाटा ये दिया हुआ है। देन उसके बाद हमें क्या करनी है, क्वेरीज, इसमें भी हमें क्वेरी लिखनी है। इसमें थोड़ी सी अलग क्वेरी है, जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके ऊपर क्वेरी है, ठीक है। तो देखते हैं इन्हें भी, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम इन अपर केस, जो एम्प्लॉय के नेम्स है ना उन्हें अपर केस में डिस्प्ले करना है, अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ ईच नेम, और उसके साथ उनकी लेंथ भी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट अपर केस, सभी जो जितने भी नाम है उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, यू केस लगा करके एज नेम अपर, एंड लेंथ को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेंथ फंक्शन लगा करके एज नेम लेंथ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स, आपने फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को रीड करना। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके 5 कैरेक्टर्स को, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स को रीड करो, दैट मीन्स कि जो लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स है उन्हीं फर्स्ट 5 को तो आप रीड करोगे। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, लेफ्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग भी डिस्प्ले करना है फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयज़, और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, IT डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्ट लेफ्ट का यूज़ करेंगे, 5 को डिस्प्ले करना है बस, ठीक है। और ईयर को डिस्प्ले करना है आपने फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, IT होना चाहिए। एज को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, एज हम एज एलाइज यूज़ करते हैं। उसके बाद है कैलकुलेट मंथली सैलरी, आपने मंथली सैलरी को कैलकुलेट करना है 2 डेसिमल तक ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो सभी एम्प्लॉयज़ की आपने जो है एम्प्लॉय नेम राउंड करना है अपनी सैलरी को। उसके बाद क्या करना है, उनको डिस्प्ले करवा देना है, सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है। उसके बाद है डिस्प्ले मंथ, क्योंकि देखो ये आपको सैलरी दी हुई है ना, ये आपको ईयर वाइज सैलरी दी हुई है शायद, ठीक है। तो मंथली आप जब डिस्प्ले करोगे तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है कि आपको मंथली सैलरी दी हुई है या फिर एनुअल दी हुई है। तो वैसे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में तो वो आपसे पूछेंगे कि हाँ, मतलब दिया होगा कि ये एनुअल सैलरी है या आपकी मंथली सैलरी है, ठीक है। तो इसको एज हम एनुअल कंसिडर करके चल रहे हैं, तभी ये है जो 12 से डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपने मंथ नेम डिस्प्ले करना है, डे ऑफ ज्वाइनिंग डिस्प्ले करना है सभी एम्प्लॉयज़ का जो HR डिपार्टमेंट से बिलोंग करना है। तो नेम को डिस्प्ले कर दोगे, सेलेक्ट नेम कर दोगे, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है। और उनका क्या कर दोगे, डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट से, ठीक है, वेयर कंडीशन लगा करके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ की जो है नेम डिस्प्ले करना है, हुज नेम कंटेन्स लेटर A, जो A लेटर को कंटेन करे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आगे भी परसेंटेज का साइन लगा दोगे, पीछे भी परसेंटेज का साइन लगा दोगे। तो ये क्या करता है, ये लाइक कैरेक्टर होता है। लाइक से क्या होता है, लाइक फंक्शन से कि हम
अब जो भी हमारे दिया हुआ है ना इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे इसके बीच में ए है तो ये उन सभी नेम्स को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। एंड सैलरी ग्रेटर देन की उनकी जो सैलरी भी क्या हो 50,000 से ग्रेटर देन हो, और सैलरी क्या हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो सैलरी हमें नेम डिस्प्ले करना है, सैलरी डिस्प्ले करनी है एम्प्लॉय टेबल से। कंडीशन क्या है, वेयर कंडीशन क्या है, जो नाम है उसमें ए आना चाहिए और सैलरी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 50,000 होनी चाहिए, और सैलरी किस तरीके से होनी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, एकदम से पेपर में देख के ये नहीं सोचना कि क्या आ गया है पेपर में, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेके चलना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपेंड एंड एक्सप्लेन HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करता है यूज़ किया जाता है, यूज़ टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं ना, वेब पेजेस को सर्वर से उठा करके ब्राउज़र में डिस्प्ले करना। जो सर्वर होता है ना वेब सर्वर से उठा करके जो हम ब्राउज़र चलाते हैं उसमें डिस्प्ले करता है। एस क्या करता है, सिक्योर वर्जन है इसका। FTP क्या है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ जो फाइल जाती है ना उसको भेजने का काम करता है। और SMTP क्या करता है, हमारी जो मेल्स होती हैं मेल को सर्वर पे भेजने का काम करता है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, आप जो है पढ़ सकते हो। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्विच एंड राउटर, स्विच एंड राउटर के बीच में आपने डिफरेंस बताना है। स्विच क्या होता है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, ठीक है। और राउटर क्या है, स्विच क्या करता है, एक विद इन एक नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन राउटर क्या करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को भी कनेक्ट कर देता है। स्विच डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। स्विच डाटा को जो है मैक एड्रेस पे जो है भेजता है, ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और राउटर जो है IP एड्रेस पे डाटा को भेजता है। फंक्शन क्या क्या है, फॉरवर्ड डाटा को क्या करता है करेक्ट डिवाइसेस पे, और राउट क्या करता है डाटा को डेस्टिनेशन पे करता है, ठीक है। उसके अपोजिट जो हब होता है वो एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस है, वो सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है डाटा को, ठीक है, इंक्लूडिंग खुद को भी कर लेता है। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंडविड्थ एंड डाटा ट्रांसफर रेट। तो बैंडविड्थ क्या होती है और डाटा ट्रांसफर रेट क्या होती है। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो बैंडविड्थ होती है ना, जैसे आप एक रोड है, ठीक है, आप हाईवे से जा रहे हो, हाईवे बहुत मतलब चौड़ा है, ठीक है, आप हाईवे से जा रहे हो तो एक टाइम पे एक रोड पे कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि एक पानी की पाइप है, उसमें से एक टाइम में कितना पाइप जा रहा है, ठीक है, एक ही टाइम में कितना पाइप आ रहा, पानी आ रहा उसमें, या फिर एक रोड पे एक टाइम में कितनी एक बार में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो वो हमारी क्या होती है बैंडविड्थ होती है, कि एक नेटवर्क पे एक टाइम में कितना डाटा वो है जो ऑक्यूपाई कर पा रहा है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ उतने ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र होगा, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए चैनल टू ट्रांसमिट डाटा। उसके बाद एक्चुअल डाटा ट्रांसफर रेट क्या होती है, जो डाटा जा रहा है कितनी स्पीड से जा रहा है, तो डाटा ट्रांसफर रेट। एक्चुअल स्पीड एट विच डाटा इज ट्रांसमिटेड इन प्रैक्टिस, तो जिस स्पीड पे डाटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं डाटा ट्रांसफर रेट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिशिंग रैंसमवेयर एवेसड्रॉपिंग विद 1 प्रिवेंटिव मेजर्स ईच। तो इनका हमें प्रिवेंटिव मेजर भी बताना है। फिशिंग क्या होता है, जो क्या करते हैं फेक हमें मेल भेजते हैं। जैसे हम फिशिंग करते हैं ना, फिशिंग करते टाइम हम जो है मछली को जो है फिश को हम क्या करते हैं दाना देते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो उसको जब हम उसको फूड देते हैं, कुछ भी हम खाने का देते हैं, तो वो अट्रैक्ट होती है हमारी तरफ। देन उसको फिर क्या करते हैं अपने जो है नेट में हम पकड़ के उसे पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिशिंग करते हैं। तो उसी तरीके से जो अटैकर्स होते हैं ना वो हमें क्या करते हैं, हमें डिस्गाइज करते हैं, हमें फेक वेब मेल्स भेजते हैं, ये दिखाएंगे कि वो लेजिटिमेट हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है फिशिंग होती है। तो हमें कभी भी अननोन जो है लिंक्स पे उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। रैंसमवेयर क्या होते हैं, हमारे डाटा को जो है लॉक कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं, और उसके बदले में क्या मांगते हैं पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए, अपनी फाइल्स का बैकअप रखना चाहिए। एवेसड्रॉपिंग क्या होता है, एवेसड्रॉपिंग आप ऐसे मान सकते हो कि दो लोग जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई बीच में चुपके बातें सुन रहा है, तो वो होता है एवेसड्रॉपिंग। सीक्रेटली इंटरसेप्टिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन विदाउट अथराइजेशन, ठीक है। जैसे कि यूज़ एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स, आपने एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना चाहिए इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉपीराइट और पेटेंट के बीच में आपने एग्जाम जो है एक डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल। तो कॉपीराइट क्या होता है कि जो आप प्रोटेक्ट ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स, जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उसका कॉपीराइट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक लीगल राइट होता है। लेकिन पेटेंट जो होता है वो जो होता है इन्वेंशंस के लिए दिया जाता है, और
ये एक इथिकल राइट होता है, ठीक है। जैसे कि ए प्रोग्रामर्स पाइथन प्रोजेक्ट इज ऑटोमेटिकली कॉपीराइटेड, वही पेटेंट जो होता है अमेजन्स वन क्लिक परचेज मैकेनिज्म इज पेटेंटेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 जो, इसका क्या पर्पज है और इसका जो है ऑफेंस बताओ और इसकी पनिशमेंट बताओ। तो आईटी एक्ट क्यों आया था? साइबर क्राइम्स के लिए आया था। साइबर क्राइम्स जो होते हैं उनसे बचने के लिए। तो लीगल राइट हमें देता है, प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क टू एड्रेस साइबर क्राइम्स, ठीक है। तो हमें एक लीगल फ्रेमवर्क देता है जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए। ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ये है 66 है जो सेक्शन, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? अनऑथराइज्ड एक्सेस के जो हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेते हैं उसे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको 3 साल तक की मैक्सिमम जेल भी हो सकती है और क्या हो सकता है 5 लाख रुपए तक का आपको बैन भी लग सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सिएबल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल है, इनके बीच में आपने डिफरेंस बताना है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की कौन सी होती है हमारी? इस तरीके से जो आपस में लिपटी हुई होती है। कोक्सियल केबल जो हमारी होती है उनके ऊपर मेटेलिक शील्ड होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल होती है जो हमारी, उसमें जो है ग्लास की क्लैडिंग होती है, वो इस तरीके से जो है डाटा ट्रांसफ़र करती हैं। ये हाईली इम्यून होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से। और इनकी स्पीड देखो, स्पीड जो होती है इसकी स्लो होती है, इसकी इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो इनकी कॉस्ट होती है वो चीप होती है, सस्ती होती हैं, ये थोड़ी सी मीडियम लेवल की हैं, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इनको बनाने में खर्च बहुत आता है तो इसलिए बहुत एक्सपेंसिव होती है। इनकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती है, इनकी जो है ये ठीक ठाक होती हैं, ठीक है। इनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत हाई होती है। ये लैंड टेलीफोन में यूज़ किए जाते हैं, केबल टीवी में यूज़ करी जाती है कोक्सियल केबल, और जो हमारी फाइबर ऑप्टिक है वो कहाँ यूज़ करी जाती है? जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि आपको कंटिनेंट टू कंटिनेंट जोड़ना है, आपको नोएडा टू बेंगलुरु आपने सेटअप करना है, तो आप इसमें किसका यूज़ कर सकते हो? फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कर सकते हो। जैसे आजकल कहते हैं ना कि एयर फाइबर आया हुआ है ना, तो एयर फाइबर जो होते हैं वो इन्हीं का तो यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक का यूज़ करते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बताना है? सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सर्किट स्विचिंग क्या करता है? एक डेडिकेटेड पाथ है जो रिजर्व कर देता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग क्या करता है? हमारे जो डाटा है ना उसको पैकेट्स में तोड़ तोड़ के फिर भेजता है और फिर डेस्टिनेशन पे जाके उनको क्या करता है? रीअसेंबल करता है। तो पाथ, डेडिकेटेड पाथ रिजर्व कर दिया जाता है, इसमें डाटा है जो पैकेट्स में भेजा जाता है। इसे एग्जांपल जैसे कि ट्रेडिशनल फ़ोन कॉल, हम नॉर्मल जो फ़ोन कॉल करते हैं, लेकिन जो पैकेट स्विचिंग में जैसे हम इंटरनेट के थ्रू कॉल करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? वेस्टफुल, अगर कोई बात नहीं कर रहा, आपने फ़ोन कर दिया लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो तो वो इडले हो गया ना, आपका आइडल हो गया। उसके बाद पैकेट स्विचिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉडर्न यूज़ क्या है इसके? लेगेसी टेलीफोन सिस्टम, और इसमें क्या है जो आजकल हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद है पैन, लैन, वैन, मैन, इनके बीच में आपने डिफरेंस बताना है। तो पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, 10 मीटर तक डिस्टेंस रहती है, ब्लूटूथ वगैरह में हम यूज़ करते हैं। लैन क्या होता है? हमारा एक बिल्डिंग के अंदर, कैंपस के अंदर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मैन क्या होता है? एक सिटी के अंदर यूज़ करते हैं हम, लगभग 50 to 100 किलोमीटर तक डिस्टेंस रहती है, ठीक है, एक सिटी तक हम यूज़ करते हैं इसको। वैन हमारा क्या होता है? एक कंट्रीज़ और कंटिनेंट्स को आपस में जोड़ता है, जैसे कि इंटरनेट। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस इन अ स्प्रेडशीट। तो क्या होते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस? रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होते हैं कि अगर मान लो आपने यहाँ से फॉर्मूला कॉपी किया एक सेल से, आप इसको कहीं और पेस्ट कर रहे हो, तो वो उस सेल के अकॉर्डिंग अपने आप को फॉर्मूला को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ किया A1 + B1, जब आप इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे ना तो ये अपने आप फॉर्मूला को एडजस्ट कर लेगा। वहीं जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है ये एडजस्ट इसको नहीं करता है। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियो में करवाया है कि किस तरीके से होता है, इवन प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये मैंने आपको बता दिया है, ये लॉक कर देता है। डॉलर का सिंबल होता है वो क्या होता है? हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, ये लॉक कर देता है, ठीक है इनको। उसके बाद है नेक्स्ट, वट इज़ मैक्रो इन स्प्रेडशीट स्टेट इट्स पर्पज़। जो मैक्रोस होता है ना, आपको मान लो कोई फॉर्मेटिंग है, आप अपने डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, आपको फॉर्मेटिंग कोई पसंद आ गया, आप पूरे डॉक्यूमेंट में वही फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर उसको आप एक क्लिक करके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो, तो वही हमारी होती है मैक्रो। तो आ रिकॉर्डेड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, की स्ट्रोक्स दैट कैन बी रिप्लेड व्हेन अ सिंगल विद अ सिंगल क्लिक, मतलब कि आप खुद की शॉर्टकट कीज़ को बना सकते हो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो इसका पर्पज़ क्या होता है? ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क, तो आपको बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये उसको ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? हमारा
कि मान लो आपको अभी बर्थडे कार्ड किसी को भेजना है, ठीक है, आपने 100 लोगों को बर्थडे कार्ड भेजना है, तो आप एक मैसेज है, जो मैसेज तो सभी के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन जो उसमें एड्रेस है वो अलग अलग रहेंगे, है ना। तो मैसेज सेम रहेगा, लेकिन एड्रेस के लिए आप क्या बना लो, एक फ़ोन बुक बना लो, ठीक है। वो हम किस में बना लेते हैं, अपने वर्ड में बना सकते हैं। तो हम उन जो एड्रेसेस हैं उसके बेसिस पे हम सभी को जो है वो सेम मैसेज भेज सकते हैं एक ही क्लिक से, ठीक है। हमारी जो मेहनत होगी वो फ़ोन बुक बनाने में होगी, लेकिन हर किसी के लिए हम अलग से जो है एड्रेस नहीं बनाएंगे। तो इसके जो डॉक्यूमेंट, जो मेन कंपोनेंट्स है, मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स एंड फाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एसक्यूएल पे ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सजेस्ट अप्रोप्रिएट एसक्यूएल डाटा टाइप्स फॉर ऑर्डर। आपने एक इसके लिए जो है आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्रोप्रिएट जो है आपको डाटा टाइप बताने हैं, ठीक है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, अमाउंट, इसके लिए आप किस तरीके का डाटा टाइप यूज़ कर सकते हो, आप खुद सोचो। ऑर्डर आईडी के लिए इंटीजर का भी यूज़ कर सकते हो, वेरकेर का भी यूज़ कर सकते हो। ऑर्डर डेट के लिए किसका यूज़ करोगे, डेट टाइप के डाटा टाइप का यूज़ करोगे। कस्टमर नेम के लिए किसका यूज़ कर सकते हो, वेरकेर का यूज़ कर सकते हो। अमाउंट के लिए किसका यूज़ कर सकते हो, फ्लोट वैल्यू का यूज़ कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू का यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये सब होंगे इसमें, देखो यही दिया होगा आंसर में भी, ठीक है, यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। तो प्राइमरी की क्या होती है और यूनिक की क्या होती है। देखो प्राइमरी की में यूनिक वैल्यूज होती हैं गुड, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी तो है। तो प्राइमरी की जो है नल वैल्यू को नहीं लेती है, लेकिन ये नल वैल्यू को ले सकती है। उसके बाद प्राइमरी की जो होती है आपके टेबल में एक ही रहेगी, ठीक है, लेकिन जो यूनिक वैल्यूज है वो आपकी मल्टीपल हो सकती हैं। तो एग्जांपल जैसे कि ऑर्डर आईडी इंट प्राइमरी की। उसके बाद ईमेल वेरकेर यूनिक, ठीक है, ईमेल जो है यूनिक होनी चाहिए, और जो हमारी जैसे ऑर्डर आईडी को हम क्या है प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, राइट एसक्यूएल टू क्रिएट ऑर्डर टेबल। एक ऑर्डर टेबल बनाओ, ठीक है, विद ऑर्डर आईडी एज प्राइमरी की। ऑर्डर आईडी उसमें प्राइमरी की होनी चाहिए, अमाउंट क्या होना चाहिए, उसमें नल कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें उन कंडीशंस पे जो है टेबल बनानी है। तो टेबल बनानी है ऑर्डर्स, उसके बाद प्राइमरी की हमें ऑर्डर आईडी को रखना है, डेट ऐड करनी है, कस्टमर नेम ऐड करना है, देन उसके बाद जो अमाउंट है वो नोट नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो हम टेबल को बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्प्रेडशीट पे है, मार्क्स इन सेल्स। मार्क्स दिए हुए हैं सेल में B2 से B11 तक आपको दिए हुए हैं मार्क्स। फिर फॉर्मूला आपने लिखना है। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू का यूज़ करते हो एक्सेल में, ठीक है। तो एक्सेल में इज इक्वल्स टू का यूज़ करोगे, एवरेज का यूज़ करोगे, एंड B2 एंड B11 लिख दो। अगर आपको एक्सेल आता है ना तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब आप उसमें करते हो ना एक्सेल में, तो आपको एक रेंज दी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको ये B2 है, आपको B11 तक आपने जो है कैलकुलेट करना है चीज़ों को, तो आप इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हो, देन एवरेज लिखोगे, एंड साथ में इस रेंज को क्या कर दोगे, मेंशन कर दोगे। तो इस पर्टिकुलर रेंज में आपको एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। हाईएस्ट के लिए आप मैक्सिमम का यूज़ करोगे, तो इसमें से आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एंड हाईएस्ट। उसके बाद काउंट स्कोरिंग अबव 60, जो जिनके भी जो हैं स्कोर 60 से अबव है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम काउंट इफ़ का यूज़ करते हैं। तो B2 से B12 के बीच में जितने भी स्कोर हैं, अगर किसी का भी 60 से ग्रेटर है, उनको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ट एंड ग्राफ। चार्ट और ग्राफ के बीच में जो है आपको डिफरेंस बताना है। चार्ट किस तरीके से होता है, पाई चार्ट बनाते हो ना आप लोग, तो वो चार्ट होते हैं। ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ जैसे हम लाइन ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। तो बार चार्ट भी हमारा होता है कंपेयरिंग कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं हम इसमें, ठीक है। जैसे बार चार्ट हमारा इस तरीके से बनता है। उसके बाद पाई चार्ट बनाते हो। बजट, जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन को इस साल इतना बजट मिला है, स्पोर्ट्स को इस साल इतना बजट मिला है, तो ये हमें क्या करता है, एलोकेशन दिखाता है। लाइन ग्राफ है हमारा, लाइन ग्राफ हमारा दिखाता है कि हाँ भाई अभी कितने जो है स्टॉक ऊपर गया है, नीचे गया है, ऊपर है, इस तरीके से हमें वो दिखाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक्सप्लेन वी लुकअप विद सिंटेक्स एंड वन एग्जांपल। वी लुकअप हमारा क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ बताओ। तो वी लुकअप क्या होता है, वर्टिकल लुकअप करते हैं, मतलब कि वर्टिकली चीज़ों को देखता है। सर्चेज फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में जो है वैल्यूज को देखेगा ऑफ अ रेंज, एंड रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड कॉलम इन द सेम रो। तो उसी सेम रो, उसी के सामने जो सेम रो होगी ना स्पेसिफाइड कॉलम के सामने, उसको जो आपको वैल्यू को रिटर्न करके वो दे देगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, हमारे जो भी इंटरनेट को हम यूज़ करते टाइम पीछे ट्रेल छोड़ देते हैं ना, जो भी हमारे पीछे ट्रेल बचते हैं इंटरनेट को सर्व करते टाइम, जब हम चला रहे होते हैं तो जो भी हमारे फुटप्रिंट्स बच जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स। दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं। एक्टिव कौन से होते हैं, जो कि हम यूज़र लोग हैं जो इंटेंशनली शेयर करते हैं, कि जैसे हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, अपनी फ़ोटो पोस्ट करें तो हम खुद से कर रहे हैं ना, मेल भेज रहे हैं हम खुद से कर रहे हैं। लेकिन पैसिव कौन से होते हैं, जो कि हम डाटा को जो कि हमारा डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है हमारी इन्फॉर्मेशन के बिना, जैसे कि हमारी कुकीज़ हमारे फ़ोन में स्टोर हो रही है, IP एड्रेस अगर हमारा कोई ट्रेस कर रहा है, कंपनीज कर रही हैं, ठीक है, तो वो सारा क्या है, हमारी जो है परमिशन के बिना होता है, वो क्या होते हैं, पैसिव फुटप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट एनी 4 रूल्स ऑफ नेटिकेट्स। नेटिकेट्स क्या होते हैं, जो इंटरनेट को ब्राउज करते टाइम जो एटिकेट्स हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ज़िंदगी में भी हम एटिकेट्स फॉलो करते हैं, तो इंटरनेट का यूज़ करते टाइम भी हमें क्या करना चाहिए, एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए। तो नेट प्लस एटिकेट्स 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। तो 4 रूल्स बताने हैं, तो हमें पोलाइट रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ऑफेंसिव चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, गंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, बार बार किसी को मैसेज नहीं भेजने चाहिए, स्पैम नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरे की प्राइवेसी और कॉपीराइट का भी हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड हार्म बाय एडवेयर, ठीक है। आपने क्या करना है, वायरस और ट्रोजन हॉर्स के बीच में डिफरेंस बताना है। एंड हाउ डज हार्डवेयर एडवेयर हार्म आ यूज़र। एडवेयर जो है एक यूज़र को हार्म करते हैं। तो वायरस क्या होते हैं, जो कि किसी न किसी फाइल के साथ अटैच होकर के हमारे जो है सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे सिस्टम से फाइल से डिलीट हो रही है, सिस्टम स्लो डाउन हो गया है हमारा, तो ये सारा क्या है, हमारा वायरस को बताता है, हमारे सिस्टम में वायरस आया हुआ है। ट्रोजन हॉर्स क्या करते हैं, जो खुद को क्या दिखाते हैं कि वो एक लेजिटिमेट चीज़ है, लेकिन वो क्या होते हैं, यूज़र को डिस्गाइज करते हैं, ट्रिक करते हैं यूज़र को, हमारे डाटा को चुराते हैं, हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं। जो हैकर दूर बैठे हुए हैं उनको हमारे सिस्टम का एक्सेस देते हैं, वो क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स। एडवेयर क्या होते हैं, जो कि हमें अनवांटेड एड्स दिखाते रहते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे शूज़ की ऐड दिखा दी, यहाँ पे हमें मिंत्रा की ऐड दिखा दी। मुझे तो बहुत ऐसे ऐड आती रहती हैं भाई, मिंत्रा की ऐड आती रहती है सारा टाइम, मतलब उनको देख के मैं मतलब फिर मुझे ऐसे होता है ना कि गर्ल्स स्टफ़, ये तो होता ही है कि फिर उनको देख के शॉपिंग करने का बड़ा मन करता है। फिर कैसे ना कैसे जाके कभी भी इंस्टाग्राम खोलो, इतनी ऐड आ जाएंगी ना, इतनी ऐड आ जाएंगी कि शॉपिंग करने का मन कर जाता है आदमी का, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वो है। तो सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स एंड ट्रैक यूजर्स एक्टिविटी, हमारे वो इंटरेस्ट के बेसिस पे दिखाते हैं और हमें एड्स। अगर मैंने मिंत्रा पे जो है जो चीज़ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, अगर मैंने शूज़ देखने शुरू कर दिए ना मिंत्रा पे, तो वो मुझे शूज़ ही दिखाना शुरू कर देंगे एड्स में। इवन इंस्टाग्राम पे वो मुझे एड्स में यही चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन AI ML एंड डीप लर्निंग एंड देयर रिलेशनशिप। तो इनके बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है। AI है सबसे ऊपर, तो उसका पार्ट ही हमारे पास क्या है, ML है, उसका पार्ट ही हमारे पास क्या है, DL है, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो AI क्या है, एक ब्रॉड फील्ड है, जो ह्यूमन जो है, ह्यूमन को सिमुलेट करता है, ह्यूमन की जो हमारी इंटेलिजेंसी है उसको क्या करता है, इमिटेट करता है। रीजनिंग बेस्ड होता है, लर्निंग बेस्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होता है, ठीक है। आउटकम्स क्या होते हैं इसके, एनकम्पासिस ऑल इंटेलिजेंट मशीन बिहेवियर। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, AI का ही क्या है, सबसेट है, वेयर सिस्टम लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसमें क्या है कि प्रोग्राम नहीं किया जाता है, जैसे जैसे आप इसको कमांड दोगे, जैसे जैसे इसमें नया नया डाटा आता जाएगा, ये उसी बेस पे क्या है, वर्क करता रहेगा। एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव होता है ना, जैसे आप जो है एलेक्सा यूज़ करते हो, तो जब भी आप उसको बार बार कमांड दोगे, जैसे जैसे आप उसको कमांड दोगे ना, वो वैसे वैसे इंप्रूव होती चली जाएगी, खुद की जो है वो एल्गोरिदम डिज़ाइन करती है। उसके बाद है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या है, आप न्यूरल नेटवर्क्स की जो है मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स को जो है फॉलो करते हो। इसमें क्या होता है, जैसे आप इमेजेस का पैटर्न जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियोज़ देख सकते हो, इसके लिए पावरफुल रहते हैं, टेक्स्ट रिकॉग्निशन के लिए ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, गिव 2 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के 2 एग्जांपल दो। तो मशीन लर्निंग का जो एग्जांपल है वो है स्पैम फिल्टर, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। DL का एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे
आप फ़ोन में जो है लॉक यूज़ करते हो तो वो क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन है ना। हमारी जो आवाज़ को पहचान लेते हैं। आप अगर देखो, आप एलेक्सा यूज़ करते हो ना, तो वो क्या, अगर आप उसको एक बार कहोगे ना कि आप मेरी आवाज़ को पहचानना सीखो, तो वो कहती है कि हाँ मैं आपकी आवाज़ को पहचानना सीखती हूँ। देन वो आपको आपके नाम से बुलाती है फिर हर बार, तो वो क्या है, वॉइस असिस्टेंस है ना। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट आर ऑटोमेटेड एंड ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोमेटेड और ऑटोनोमस सिस्टम्स क्या होते हैं। देखो, ऑटोमेटेड मशीन है जो है हर किसी के घर में आजकल होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक प्रोग्राम पहले से ही डिज़ाइन कर दिया जाता है, इसमें कोई भी रियल टाइम डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये जैसे जो हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई है। लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम क्या होती है, ये रियल टाइम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कोई कार है, अभी मान लो कार को ये लगा कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसमें जो है एकदम से जो है एयरबैग खुल जाते हैं, तो वो क्या है, रियल टाइम सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे ऑटोनोमस सिस्टम है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन 5 स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। आपने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के है जो है 5 स्टेजेस को है वो बताना है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है 5 स्टेजेस। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को ढूंढते हो, क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या करते हो, आप प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करते हो, हु व्हाट वेयर वाई। फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करोगे, ठीक है। कलेक्ट रिलेवेंट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आप कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हो, सर्वे के थ्रू कर सकते हो। अभी आपको कहा जाए कि आप पिछले जो है 5 मंथ्स की जो है रिपोर्ट सबमिट करो, किस पे, वेदर पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप सर्वे करके डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको कहा जाए कि आप 3 स्टेट्स की रिपोर्ट को सबमिट करो, आप वहाँ पे जा करके स्टेट्स में लोगों से पूछ सकते हो सर्वे करके, या फिर आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। आप इंटरनेट पे जा करके वेदर फोरकास्ट में जाके आप पिछली रिपोर्ट्स को देख सकते हो, है ना। तो आपको डाटा इकट्ठा करना, चाहे मर्जी जैसे करो। उसके बाद डाटा को एक्सप्लोर करोगे, फिर उस डाटा को आपने इकट्ठा तो कर लिया, अब उसमें देखोगे कि क्या मेरे लिए यूज़फुल है, क्या यूज़फुल नहीं है, ठीक है। उस डाटा को क्लीन करोगे, फिर उसके बाद उस डाटा के बेसिस पे मॉडल को ट्रेन करोगे, ठीक है। एआई और एमएल को ट्रेन कर दोगे, फिर उसके बाद उस मॉडल को क्या करोगे, टेस्ट करोगे नए डाटा के साथ कि क्या मेरा मॉडल ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेस्टिंग के लिए हम एक्यूरेसी का यूज़ करते हैं, प्रिसीजन का, रिकॉल का और F1 स्कोर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डाटा एक्विजिशन डिफरेंट फ्रॉम डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्विजिशन है ना जो हमारा, ये डाटा एक्सप्लोरेशन से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें तो डिफरेंट हमें सीधा साधा दिख रहा है। डाटा एक्विजिशन का मतलब क्या है, हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और डाटा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि हम डाटा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या डाटा हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं है, और उसको हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि डाटा कलेक्ट करना, डाउनलोडिंग वेदर सेंसर रीडिंग्स फ्रॉम IoT डिवाइसेस, और उसके बाद डाटा एक्सप्लोर करना, उसको क्लीन करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज़ 4W प्रॉब्लम कैनवास, इन विच स्टेज इट इज़ यूज्ड। पहली स्टेज में यूज़ होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग में। 4W क्या है, तो 4W का हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये एक टूल है जो क्लियरली डिफाइन करता है हु को, व्हाट को, वेयर को, वाई को, आपको क्यों चाहिए है, किस लिए चाहिए है, तो ये सारी चीज़ें किसको चाहिए है हमें ये 4W बताता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट, स्टेक होल्डर्स एंड रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम के पीछे क्या कंटेक्स्ट है, क्या क्या आपको चाहिए है उस प्रॉब्लम के लिए, क्यों आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो ये हमें बताता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम स्कोपिंग के टाइम पे ही यूज़ होता है, हमारा फर्स्ट टाइम पे ही यूज़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ NLP, गिव 3 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो NLP बताओ हमें क्या होता है। NLP क्या है, AI की ही ब्रांच है, अभी बताया ही है, NLP AI की ब्रांच है। ह्यूमन्स को इमिटेट करती है। एप्लीकेशंस, वर्चुअल असिस्टेंट, स्पैम फिल्टरिंग, टोकनाइजेशन, सेंटेंस सेगमेंटेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल और स्टेमिंग बताना है। टोकनाइजेशन क्या होती है कि जैसे आपको ये देखो वर्ड दिया हुआ आई लव AI, तो इसमें देखो आपने अलग अलग टोकन्स बना दिए, तो ये क्या है, हमारी टोकनाइजेशन है। तो ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स, टेक्स्ट को आप इंडिविजुअल वर्ड्स में जब ब्रेक कर देते हो वो क्या है, टोकनाइजेशन है। उसके बाद सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन मतलब कि आपके पास देखो 2 सेंटेंस दिए हो, आप इनको अलग अलग कर दो, ठीक है। तो ये 2 सेंटेंस है। डिवाइडिंग अ पैराग्राफ इनटू इंडिविजुअल सेंटेंसेस। उसके बाद स्टॉप वर्ड रिमूवल। स्टॉप वर्ड रिमूवल क्या होते हैं, जो वर्ड हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते ना, जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ कि आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो आई एम लर्निंग पाइथन, तो एम जो वर्ड है यहाँ पे, ये आपको क्या लगता है, इसके बिना हमारा काम चल जाएगा ना, चल जाएगा भाई।
ये जो ग्रामर के वर्ड्स होते हैं इनका खास कोई यूज़ नहीं होता है, बस ये ग्रामर के लिए यूज़ होते हैं कि सेंटेंस की फॉर्मेशन ठीक से हो, लेकिन इसके बिना हमारा काम चल जाएगा, इसको हम रिमूव करते हैं। लर्निंग का यूज़ हमारा यहाँ पे होगा, पाइथन का भी यूज़ होगा और आई का भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, इनके बिना हमारा काम चल जाता है। रिमूविंग कॉमन वर्ड्स, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करना, ठीक है। तो नॉइज़ को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद स्टेमिंग, स्टेमिंग क्या है कि जो हमारा वर्ड है ना, जैसे कि आप रनिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हो, इनका जो रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड इसका क्या है, रन है। तो ये जो अननेसेसरी चीज़ है ना, इसको रिमूव करना, ताकि जो हमारा जो मॉडल है उसको समझने में चीज़ों को ईजी रहे, ठीक है। रिड्यूसिंग वर्ड्स टू देयर रूट फॉर्म, ये हमारा जो पार्ट है ना, ये NLP का पार्ट है। तो आपको ध्यान से समझने सारी चीज़ें, AI अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अदरवाइज रिवीजन तो हम कर ही रहे, मैं आपको समझा ही रही हूँ मोटा मोटा, तो आपको मतलब मोटा मोटा क्या, ठीक से ही अच्छे से ही समझा रही हूँ। आप जो है इस वीडियो के बाद इन सारे क्वेश्चंस को लर्न करना, लर्न करके फिर पेपर में जाना, देखना कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा आपका। उसके बाद है बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स क्या है, एक मॉडल है जो कि इज़ अ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड इन विच अ टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ इट्स वर्ड्स। जो हमारा टेक्स्ट है उसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हमारे रहते हैं, ठीक है। एक बैग मान लो, एक बैग है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स पड़े हुए हैं, देन वो वर्ड्स हमारे कितने बार आए हैं, कितने बार नहीं आए हैं, तो वो हमें बताता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बताता है हमें हर एक वर्ड की, कि इसमें आई कितने बार है, एम कितने बार हैं। तो क्यों यूज़ किया जाता है, ये NLP में यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट को किस में, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये बैग ऑफ वर्ड्स का एक क्वेश्चन आएगा आगे, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो उसको हम करेंगे तो आपको बैग ऑफ वर्ड अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें मैट्रिक्स पे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल नेगेटिव वैल्यू, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा गया है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्यों यूज़ करी जाती है। उसके बाद देखो, ये होता है TP ट्रू पॉजिटिव, ये होता है ट्रू नेगेटिव, ये होता है FP फॉल्स पॉजिटिव, ये होता है फॉल्स नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने वैसे तो TP FN फॉल्स नेगेटिव गलत लिख दिया शायद मैंने, TP FN TP FP 5 रहेगा, FP यहाँ पे TP FP एंड FN हमारा यहाँ पे जाएगा, FN हमारा 10 रहेगा एंड ये हमारा, ठीक है, ये दोनों मैंने आगे पीछे कर दिए थे, ठीक है। तो TN हमारा कितना रहेगा, 35 रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारे लिखे जाते हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। ट्रू पॉजिटिव मतलब कि इसमें हमें क्या करना होता है, ये इवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। इवैल्यूएशन मॉडल आपके जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं वो ये कि आपको एक्यूरेसी बतानी है, प्रिसीजन बताना है, रिकॉल बताना है, इनका फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है, मैं आपको फॉर्मूला इसमें मैंने दिया भी हुआ है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये मॉडल को इवेलुएट करने के काम आते हैं कि हमारा मॉडल है वो कितना करेक्टली हमें आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव के बेस पे, ट्रू नेगेटिव के बेस पे, फॉल्स पॉजिटिव के बेस पे, फॉल्स नेगेटिव के बेस पे हम इसको देखते हैं। तो ये वैल्यूज है जो हमें दी हुई है, गिवन है। एक्यूरेसी हम कैसे देखते हैं, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, इसको देखते हैं। देन उसके बाद टोटल इससे हम सभी से डिवाइड कर देते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्रीसीजन आपने कैलकुलेट करना है। प्रीसीजन कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो 50 ट्रू पॉजिटिव दिया हुआ है आपको, ट्रू पॉजिटिव क्या है आपके पास 50 एंड फॉल्स पॉजिटिव क्या है आपके पास 5, तो इनको डिवाइड कर दोगे। उसके बाद रिकॉल में आपने क्या करना है, रिकॉल में जो आपको दिया हुआ है आपका फॉर्मूला, तो वो ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे आधा अधूरा दिया हुआ है तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो इसमें 50 बाय 50 प्लस 10 इनकी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर के आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ क्या होता है, वही कि ये हमें क्या करते हैं, हमारे मॉडल की इवैल्यूएशन हमें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ कंप्यूटर विजन, गिव 3 एप्लीकेशंस। तो इस क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो बोलते बोलते हैं मेरा मुंह दर्द करने लग गया है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो,
बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। बाय बाय, टेक केयर।